तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो विलेज चीफ के इनहेरिटेंस में जरा भी दिलचस्प नहीं, मगर फिर भी विलेज चीफ ने जबरदस्ती वो टाइटल किन्मो के मत्थे मार दिया। साथ ही सभी एल्डर किन्मो को अपनी हायर लेवल की मूव सिखा रहे थे और ऐसे में ही ग्रैनी सी की बॉडी पर उसके इनर डीमन टियानशिंग ने कब्जा कर लिया। वो अपनी खूबसूरत अदाएं और चार्म टेक्निक का यूज कर रही थी, जिसके चलते कोई भी एल्डर उसे रोक नहीं पाता। लेकिन ये काम कर दिखाया एल्डर ब्लाइंड ने। उन्होंने जैसे तैसे ग्रैनी सी को काबू कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर एल्डर ब्लाइंड ने ग्रैनी सी को सप्रेस किया। अभी देखकर ही टियानशिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एल्डर ब्लाइंड से कह रहा था कि अंधे शुक्र मना कि मेरी वाइफ फिलहाल कमजोर है, यही रीजन है कि मैं तेरे सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, वरना अभी तुझे तेरी औकात याद दिला देता। वैसे भी अगर ताकत की बात की जाए तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब ये सुनते साथ ही एल्डर ब्लाइंड उससे कहने लगे कि जब तू जिंदा था तब भी हमारा कभी मुकाबला नहीं हुआ, तो फिर तू ये दावे के साथ कैसे कह सकता है कि तू मुझसे पावरफुल है। अब टियानशिन के पास तो इसका कोई जवाब नहीं था और उतने में उस पर काफी हेवी प्रेशर रिलीज होने लगा। साथ ही साथ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए टियानशिन को जकड़ लेता है। दरअसल एल्डर माँ ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और वो भी ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि टियानशिन फिलहाल अपने असली फॉर्म में था। अगर वो ग्रैनी सी के फॉर्म में होता तो एल्डर माँ भी उस पर अटैक नहीं करते। बल यहाँ पर जो गोल्डन लाइट रिलीज हो रही थी उसमें टियानशिन बुरी तरह से तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ कोई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा। तब तक ग्रैनी सी की जो ओल्ड एज बॉडी थी उसे भी वहाँ पर लाया जाता है। अब उस बॉडी को देखते साथ ही टियानशिन कहने लगा कि ना, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं अब इस बॉडी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर कौन ही भला उसकी सुनने वाला था। लेकिन टियानशिन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए इस फॉर्मेशन से आजाद होने की कोशिश करने लगा। साथ ही झिपरा ये भी बोल रहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, तुम लोग इस डरावनी सी बुढ़िया के फॉर्म में मुझे ट्रैप नहीं कर सकते। ये तो मेरी खूबसूरती का अपमान है। मेरी कई सारी ख्वाहिशें हैं जिसे तुम लोग दबाना चाहते। मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े पहनना चाहती हूँ और फिर मैं साजो सिंगार करके इस दुनिया में जितने भी मर्द हैं उन सबके दिलों पर राज करूंगी। वैसे इस टियानशिन की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही जनाना है। ये बंदा अच्छा खासा मर्द था लेकिन फिर भी इसे औरत बनने का शौक चढ़ा है, मगर इसकी सारी ख्वाहिशें दोबारा से उसी ओल्ड बॉडी में ट्रैप हो गई। इन लोगों ने जैसे तैसे ग्रैनी सी को बचा लिया था, वरना टियानशिन तो इस बार अपने पक्के इरादों के साथ आया था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि एल्डर माँ ने अपनी प्यूरिफाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसे जैसे तैसे सप्रेस कर दिया। लेकिन ये मुसीबत अभी तक टली नहीं थी और ये बात विलेज के सभी एल्डर्स जान चुके हैं। एल्डर ब्लाइंड सबको बता रहे थे कि इस बार तो सेक्ट मास्टर टियानशिन ने बड़ी ही आसानी से ग्रैनी सी की बॉडी पर कब्जा किया, यानी कि उस बंदे ने ऑलरेडी कल्टीवेशन की लाइफ एंड डेथ रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से तो वो इतना ज्यादा ओवर पावर बन गया। रही बात ग्रैनी सी की तो पूरी तरह से कमजोर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी से मास्टर टियानशिन ग्रैनी सी की बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। फिर तो ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी उस पर कोई असर नहीं दिखाने वाली। वो ग्रैनी सी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए उसकी बॉडी का मास्टर बन जाएगा। इसी जिस्म पर कब्जा करने के लिए तो उसने इतने साल इंतजार किया है, इसलिए वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। वेल यहाँ पर किन्मो को भी ग्रैनी सी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। उतने में विलेज चीफ सभी को बताने लगे कि अगर टियानशिन ने ग्रैनी सी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लिया तो वो कल्टीवेशन की डिवाइन ब्रिज रेल्म के पिक पर पहुंचने वाला ग्रैंड डीमन मास्टर बन जाएगा। तुम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते फिर टियानशिन कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। उसके पास सीयू की ब्यूटी होगी और साथ ही साथ उसकी पावर भी, और इसी खूबसूरती और ताकत के दम पर वो पूरे नेशन को बर्बाद कर देगा। उसने कहा था कि वो इस दुनिया के हर एक मर्द के दिल पर राज करना चाहता। इसका मतलब तो ये हुआ कि टियानशिन इस दुनिया का रूलर बनना चाहता है और अगर ये बॉडी मर्जिंग पूरी हुई तो फिर एम्परर भी उसे रोक नहीं सकता। इनफैक्ट जो यांगकांग नेशन खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानता आया वो भी टियानशिन के सामने सीधा घुटनों पर आएगा, चाहे फिर वो यांगकांग का एम्परर हो या फिर वहाँ का इंपीरियल एडवाइजर हो। ये दोनों भी टियानशिन के पाँव की जूती बन जाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी करके टियानशिन को सप्रेस करना ही होगा, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मगर अफसोस की बात तो ये है कि ये काम हम में से कोई भी नहीं कर सकता।
सकता। जैसे ही ग्रैनी सी अपने असली फॉर्म में आएंगी हम पूरी तरह से उसके कंट्रोल में जाएंगे। और उतने में एल्डर माँ बताने लगी कि ये काम एक बंदा कर सकता है। मेरे ख्याल से साउंड थंडरक्लैप सेक्ट का मास्टर रुलाई टियानशिंग की सोल को सप्रेस कर पाएगा। मैं अभी इसी वक्त ग्रैनी सी को वहाँ पर लेके जाता हूँ। दरअसल ये थंडरक्लैप साउंड सेक्ट एल्डर माँ का पुराना फैक्शन था, मगर कुछ वजह ऐसी हो गई कि एल्डर माँ को उस फैक्शन को छोड़ना पड़ गया। साथ ही एल्डर लेम एल्डर माँ को याद दिलाने लगे कि पिछली बार तुमने अपना कटा हुआ हाथ क्लेम करने के लिए उस माउंटेन पर तबाही मचा दी। उस दिन तो शूमी माउंटेन के हर एक मॉन्क ने तुम्हारे हाथों मार खाया। तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि वो बुढ़ा रुलाई तुम्हारी मदद करेगा? भले ही तुम उसके पुराने डिसाइपल हो, लेकिन वो बंदा तुमसे ग्रज रखता है। तभी एल्डर माँ कहते कि ऑफ कोर्स वो मेरी मदद करेगा। दरअसल मास्टर रुलाई डीमंस को सबड्यू करने के बाद ही अपनी मेरिट्स को हासिल करता है। अगर उसने टियानशिंग जैसे पावरफुल डीमन को सप्रेस किया तो उसे अच्छी खासी मेरिट मिलेगी। आफ्टर ऑल ली टियानशिंग एक ग्रेट डीमन है, उसे हराना भला कौन सा मॉन्क नहीं चाहेगा। इतना ही नहीं, वो टियानशिंग को हराने के बाद अपनी कल्टीवेशन को भी एडवांस कर पाएगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मास्टर रुलाई हमें मना करने वाला है। ये एक ऐसी डील होगी जिसमें उसका भी फायदा और हमारा भी फायदा। नुकसान होगा तो सिर्फ कल्ट मास्टर टियानशिंग का। अब ये सारी बातें सुनते साथ ही विलेज चीफ ने अपना फैसला सुनाया। वो कह रहे थे कि हम ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट जरूर जाएंगे। बस एक बात याद रखो कि तुम लोग उस सेक्ट को वाइप आउट करने नहीं जा रहे, बल्कि तुम उनसे मदद मांगने जा रहे हो, इसलिए तुम इससे पेश आना। और हाँ, मैं ज्यादा लोगों को नहीं भेजने वाला, जिसके बाद हम ड्रैगन किल इनको देख पाते हैं। दरअसल विलेज चीफ ने इस मिशन के लिए बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन किया था। दरअसल विलेज चीफ को बाकी की बुड्ढों पर भरोसा नहीं था, क्या पता वहाँ जाकर ये लोग थंडर साउंड सेक्ट को पूरी तरह से वाइप आउट कर दे। दरअसल उन्होंने ग्रैनी सी के साथ किन्मो, एल्डर ब्लाइंड और एल्डर माँ को भेज दिया था। साथ ही विलेज चीफ ने उन्हें स्ट्रिक्टली बताया है कि कुछ भी करके उन्हें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। ली टियानशिंग का सप्रेस होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये लोग फेल हुए तो पूरी दुनिया में केओस मचेगा। विलेज चीफ ने इन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, यानी कि सिचुएशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इधर किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि आज हम ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को विजिट करेंगे, जिसे हजारों सालों पहले शूमी माउंटेन पर एस्टेब्लिश किया गया था। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कहा जाता कि जब देवताओं ने ग्रेट रूइंस को पूरी तरह से बर्बाद किया, उस वक्त शूमी माउंटेन भी उनकी चपेट में आने वाला था। आफ्टर ऑल शूमी माउंटेन हमारे ग्रेट रूइन से काफी ज्यादा नजदीक है, मगर देवताओं ने तो इस शूमी माउंटेन को छूने की भी जरूरत नहीं दिखाई, वरना तो आज शूमी माउंटेन भी ग्रेट डाचू जैसा बर्बाद रहता। ये तो हो गई एंशिएंट टाइम्स की बात, लेकिन देवताओं ने एक बार फिर से ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट पर फेवर दिखाया। जब उस डार्क क्लाउड ने यांगकांग को घेर कर वहाँ पर हेवी स्नोफॉल किया, उस वक्त भी शूमी माउंटेन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ऐसा लग रहा था कि वो बादल शूमी माउंटेन पर कोई तबाही करना नहीं चाहते, यानी कि कुछ तो वजह ऐसी जरूर होगी जिसके चलते देवता भी इस माउंटेन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। एल्डर ब्लाइंड ने मुझे बताया था कि इस माउंटेन पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, जिसने हमेशा शू माउंटेन को गार्ड किया, और अब मुझे भी इस बात पर यकीन हो गया। अगर गॉड्स की बात की जाए तो उन्हें मॉर्टल से कोई लेना देना नहीं, मॉर्टल जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये बेरहम गॉड शूमी माउंटेन की इतनी फिक्र कैसे कर रहे हैं? जरूर से यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल गार्डियन है, जिसे देखकर ही गॉड्स भी कांपते होंगे। और अब एक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली ड्रैगन किल ने ब्रेक मार लिए। वो बेचारा तो इस तरह से हाफ रहा था मानो उसने इंसानों को नहीं बल्कि भैंसों को कैरी किया है। और अब ये लोग उस माउंटेन को देखने लगे, मगर उनके सामने तो बस बुद्धा के पांव थे। ये शूमी माउंटेन इतना ज्यादा हाइटेड था कि ये लोग नीचे से उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। और अब ये लोग माउंटेन के टॉप की तरफ निकल पड़े। इस सीन में हमें ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के खूबसूरत नजारे दिखाए गए। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद हर एक मॉन्क इन्हें ग्रेट कर रहा था, मगर उनके दिल में एक सवाल था कि माफिंग सेक्ट में वापस क्यों आया। जब लास्ट टाइम ये यहाँ आया था तब इसने यहाँ पर पूरी तबाही मचा के अपना कटा हुआ हाथ वापस से क्लेम किया। अब तो इसका हाथ भी जुड़ चुका है, तो ये दोबारा माउंटेन पर क्या लेने आया। किन्मो तो ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के स्ट्रक्चर को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। ये लोग दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ऐसा खूबसूरत सेक्ट तो हमने आज तक नहीं देखा था। और अब ये लोग सीढ़ियों को क्लाइम करते हुए सीधे एक पाम पर पहुंच गए, जो कि पूरी तरह
तरह से चट्टान से बना हुआ था और अब वही जायंट हैंड इन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। उस हाथ के मूव होने से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। दरअसल ये हाथ एक जायंट बुद्धा स्टैचू का था। साथ ही हमें दिखाया गया कि इस बुद्धा के फोरहेड पर मास्टर रुलाई का आसन है। और अब मास्टर रुलाई एल्डर मा से सवाल पूछने लगा कि क्या मेरा डिसाइपल इस मॉर्टल वर्ल्ड की हर एक मोह माया से रिश्ता तोड़कर अपने घर वापिस आया है। अब ये सुनते साथ ही एल्डर मा उस पर भड़क गए। वो कहते हैं कि अब शूमी माउंटेन मेरे दिल में चान वनरेबल का रोल प्ले नहीं करता। मैंने इस माउंटेन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। जिस पर रुलाई कहने लगे कि अगर तुमने सारे रिश्ते तोड़ ही दिए फिर तो तुम इस सेक्ट का मास्टर बनने के लायक हो सकता है कि मेरे बाद तुम यहाँ के सेक्ट मास्टर बन जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बीवी बच्चों की सारी यादों को अपने दिल से मिटाना होगा। इस दुनिया में मेरा समय अब खत्म होने की कगार पर है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को लीड करो और उसके लिए मेरी बस एक ही शर्त है कि अपने दिल से अपने बीवी बच्चे की यादों को निकाल दो। बदले की आग ने हमेशा तबाही मचाई है और मैं नहीं चाहता कि मेरा डिसाइपल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। जिस पर एल्डर माँ कह रहे थे कि मेरी बीवी और बच्चे को ब्रूटली मारा गया, उनके खून का बदला तो लेना ही पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डर माँ की भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो कि धीरे धीरे रिवील होगी। एल्डर माँ ने रुलाई को बता दिया था कि जब तक कि वो उनका बदला नहीं लेता उनके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जिस पर मास्टर रुलाई कहने लगे कि तुम तो अभी भी अपने ऑब्सेशन में खोए हुए हो। ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि किसी भी चीज का ऑब्सेशन घातक है। जिस दिन तुमने अपना हाथ काट कर यहाँ भेजा था उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि तुम इस दुनिया की मोह माया से आजाद हो जाओगे। सब कुछ पीछे छोड़कर तुम ग्रेट बुद्धा की बात पर चलना शुरू करोगे और इसी वजह से मैंने तुम्हारे कटे हुए हाथ को 1000 वेनरेबल पगोड़ा में सील कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर से तुम यहाँ पर वापिस आओगे और उतने में वो जगह शेक होते हुए 1000 वेनरेबल पगोड़ा इनके सामने अपीयर हुआ। दरअसल ये पगोड़ा ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का सबसे पावरफुल ट्रेजर था। इसके अंदर इस फैक्शन के न जाने कितने ही सारे वेनरेबल्स की मूर्तियां हैं। यहाँ पर मास्टर रुलाई एल्डर माँ को याद दिला रहे थे कि हम दोनों के दरमियान अभी भी मास्टर और डिसाइपल का बॉन्ड है। तुम्हारे ना बोलने से रिश्ता टूट नहीं सकता। जो सुनते साथ एल्डर माँ उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि अगर एक बार फिर से तुमने मास्टर और डिसाइपल के रिश्ते की बात की तो मैं तुम्हारे ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को खून से रंग दूंगा। यहाँ पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। वेल यहाँ पर एल्डर माँ काफी ज्यादा गुस्से में थे और मास्टर रुलाई खामोश। किन्मो भी समझ गया कि ये टॉपिक तो कहीं और ही भटकता जा रहा, इसलिए वो आगे जाकर मास्टर रुलाई से कहने लगा कि मेरे डाविस दोस्त, दरअसल यहाँ पर हम किसी और ही सिलसिले में आए हैं और ये मैटर वाकई काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर मास्टर रुलाई कह रहा था कि कल्ट मास्टर किन्मो, हम दोनों के दरमियान भी एक बहुत ही डीप कार्मिक बॉन्ड है। तुम्हें मेरे कंखारा स्टाफ के बारे में तो पता ही होगा। दरअसल वो वेपन मैंने अपने डिसाइपल के लिए अपने हाथों से फोर्ज किया था, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि उस डीमन टेम्पल से वो कंखारा वेपन तुम्हें मिल गया। इस पर से ऐसा लगता है कि शायद किस्मत चाहती थी कि हम दोनों भी मास्टर और डिसाइपल बने। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि कंखारा तुम्हारे पास है तब मैंने सोचा था कि मैं ग्रेट दाजू की रूइंस को विजिट करूंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। उस वक्त तो मैंने तुम्हें डिसाइपल बनाने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन शायद किस्मत के कुछ और ही प्लान्स होंगे। जब हमारी मुलाकात हुई तब तक तुम ऑलरेडी हेवनली डीमन सेक्ट के कल्ट मास्टर बन चुके थे। जिस पर किन्मो कहता है मास्टर रुलाई, मेरे ख्याल से आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। खैर मैं यहाँ पर आपकी एक मदद मांगने आया हूँ। दरअसल हम लोग चाहते हैं कि आप एक ग्रेट डीमन को सबड्यू करो। वो डीमन कोई और नहीं बल्कि हेवनली डीमन सेक्ट का पुराना सेक्ट मास्टर ली टियानशिंग है। दरअसल इस बंदे ने खुद को एक इनर डीमन में ट्रांसफॉर्म करके वो ग्रैनी सी के माइंड स्पेस में छुप गया था और उतने में थंडर साउंड सेक्ट का एक मास्टर रूल ऐसे कहने लगा कि बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि हेवनली डीमन सेक्ट की फॉर्मर होली मेडन सीयू है, वही बंदी जिसने शादी की पहली रात अपने ही पति का खून कर दिया। ये तो खुद ही एक ईवल डीमन है, तो इसे डीमन की चुंगल से आजाद कैसे किया जाए। और वैसे भी हेवनली डीमन सेक्ट का इंटरनल अफेयर है, मुझे नहीं लगता कि हमने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हम तो राइचस पाथ के फॉलोअर है, तो भला हम डीमंस के रास्ते में टांग क्यों उड़ाएंगे। जिस पर मास्टर रुलाई जवाब देते हुए कहने लगा कि इस दुनिया की हर एक लिविंग बीइंग इक्वल है और अगर डीमंस की बात की जाए तो वो भी लिविंग बीइंग है। साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर किन्मो खुद हमसे मदद मांगने आया है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करूं। और अब रूलाई उस स्टैचू से नीचे आकर ग्रैनी से इसे कहने लगे कि क्या मैं तुम्हारा असली चेहरा देख सकता हूँ। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। किन्मो तुरंत ही उनसे कहने लगा कि मास्टर रूलाई, अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी भी ऐसी ख्वाहिश ना करता। साथ ही एल्डर ब्लाइंड
ब्लाइंड भी मास्टर रुलाई से कहने लगे कि ग्रानी सी का असली चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये अपने असली फॉर्म में आ गई तो माउंटेन पे मौजूद हर एक बंदे की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर देगी। इसकी खूबसूरती के सामने हर एक मर्द फीका पड़ जाता है। तो मुझे बताए, क्या आप वाकई ऐसा चाहते हो कि आपके मॉन्ग कल्टीवेशन छोड़कर एक औरत के पीछे लग जाए? जिस पर मास्टर रुलाई बताने लगे कि लव और डिजायर बस एक इल्यूजन है। इनफैक्ट इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी बस असल में एक हड्डियों का ढांचा है। अगर उसके खूबसूरत मांस को हटाया जाए तो अंदर बस तुम्हें हड्डियां मिलेगी। और यही सच्चाई मैं ली टियानशिंग को बताना चाहता हूँ। टियानशिंग को एनलाइटन करने में मुझे खुशी मिलेगी और ये काम तभी हो सकता है जब मैं होली मेडन सीयू का असली चेहरा देखूं। तभी जाकर मैं टियानशिंग तक पहुंच पाऊंगा। ली टियानशिंग लव और डिजायर से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड था और इसी वजह से वो एक इनर डीमन बना। लव और डिजायर ही उसकी जन्म का कारण है और इसी वजह से मुझे उस खूबसूरत औरत को तो देखना ही पड़ेगा। साथ ही रुलाई ने अपने सभी डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जिसकी भी कल्टीवेशन स्ट्रांग नहीं है वो अपना मुंह फेर दो। कोई भी होली मेडन सीयू के चेहरे को नहीं देखेगा। तो मॉन्क्स के साथ साथ किन्मो और उसके साथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। इनफैक्ट ड्रैगन किलिन भी एक बीस्ट होने के बावजूद इस खूबसूरती से बचना चाहता था। और अब जैसे ही सभी लोगों ने अपने मुंह फेरे, एल्डर ब्लाइंड तुरंत ही ग्रानी सी पर लगाया हुआ सील हटा देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही ग्रानी सी की बॉडी फटकर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया और फिर फूलों की पंखुड़ियां बिखरते हुए ग्रानी सी की बॉडी से होली मेडन बाहर आ गई। उसने तो वहां आते साथ ही मास्टर रुलाई पर अपने जलवे बिखेरना शुरू कर दिए। वो उससे पूछ रही थी कि बताओ क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तो मास्टर रुलाई उसे समझाने लगे कि टियानशिंग, तुम जिस फिजिकल बॉडी के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, दरअसल वो असली खूबसूरती नहीं हो सकती। ये तो बस एक चमड़ी है और तुम्हें उसी से ऑब्सेशन हो गया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो तुमने फूल, पत्थर, बीस्ट और परिंदों से सवाल पूछना चाहिए कि उन्हें तुम्हारी खूबसूरती कैसे लगती है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर ड्रैगन किलिन सोच रहा था कि अरे मैं एक बीस्ट हूँ लेकिन मुझे इसकी खूबसूरती से फर्क पड़ता है, इसलिए तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। साथ ही मास्टर रुलाई होली मेडन सीयू को बताने लगे कि तुम भले ही काफी ज्यादा खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारी खूबसूरती को बस इंसान ही देख सकते, बाकी इस नेचर पर तुम्हारी इस खूबसूरती का कोई असर नहीं होता। अगर तुम इस दुनिया की हर एक चीज को इन्फ्लुएंस कर पाती तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हें रिस्पेक्ट देता, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती से इंसानों के अलावा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्लीज खुद को अल्टीमेट ब्यूटी समझना बंद करो। जिस पर टियानशिंग अपने औरतों वाले अंदाज में कहने लगा कि मास्टर रुलाई, इस दुनिया में 10,000 पाथ्स हैं, तो मेरे हेवनली डीमन सेक्ट ने उन्हीं में से एक ह्यूमैनिटी की पाथ चुनी और तुम्हारे चान मॉन्क्स का ये दावा है कि उन्होंने 10,000 पाथ को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया। लेकिन क्या तुम लोग उन सारी पाथ को मास्टर कर पाओगे? इसी वजह से तुम भी खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझने की गलती मत करना। वेल यहाँ पर टियानशिंग मास्टर रुलाई के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था और रुलाई से पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसका यूज करके तुम मुझे सबड्यू करोगे। अब यहाँ पर मास्टर रुलाई पूरी तरह से खामोश थे तो टियानशिंग अपनी कमसीन आवाज में उनसे पूछने लगा कि बता भी दो तुम मुझे कैसे सबड्यू करोगे। अब ये सुनते साथ ही मास्टर रुलाई ने उसके हाथ में एक मिरर थमा दिया। अब उस मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर टियानशिंग कहने लगा कि मैं तो वाकई एक पियरलेस ब्यूटी हूँ। इनफैक्ट मुझे तो खुद का चेहरा देखकर ही खुद से प्यार हो गया, तो भला एक मर्द मेरे सामने कब तक ही टिक पाएगा। तो रुलाई उससे कहते हैं कि जरा मिरर को पलटकर अपना असली रिफ्लेक्शन देखो। अब जैसे टियानशिंग ने उस मिरर को पलटा उसे अपने सामने एक स्केलेटन नजर आ रहा था। मास्टर रुलाई उसे बता रहे थे कि हो सकता है तुम पियरलेस ब्यूटी हो, मगर जैसे ही तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी तुम मामूली सा हड्डियों का ढांचा बन जाओगी और यही तुम्हारी असलियत है। तो बताओ क्या अब इस स्केलेटन को देखकर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम खूबसूरत हो? तो टियानशिंग उस मिरर को फेंककर हंसते हुए कहने लगा कि ये तो बस एक मामूली सी इल्यूजन ट्रिक है, ऐसी फालतू की चीजें दिखाकर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। ये हड्डियों का ढांचा, मिट्टी का जिस्म, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ। ऐसे 2 टके के भाषण पेल कर तुम मुझे एनलाइटन नहीं कर सकते। ओल्ड रुलाई, तुम्हें इस मॉर्टल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी सोच नहीं रखती। मैं तो अपनी जिंदगी के मजे उठाना चाहती हूँ, एक ऐसी खुशनुमा जिंदगी जो ब्राइट और फियर्स हो। दुनिया का हर एक मर्द मेरे सामने अपना सिर झुकाए, यही मेरे लिए काफी हो जाएगा। इसलिए तुम अपनी फालतू की ट्रिक्स का मुझ पर इस्तेमाल नहीं करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुमने तो मुझे बड़े ही हल्के में लिया, एक मामूली सा शीशा दिखाकर तुम मुझे एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे एनलाइटन करने के चक्कर में तुम ही मेरे आशिक बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं सच बता रही, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। क्यों ना अब
मैं तुम्हारे सेट को एक चक्कर लगा के आऊं। देखते ही तुम्हारे कितने मॉन्क मेरे जाल में फंसने से बच जाएंगे। हो सकता है कि तुम मुझे इनलाइटन करने की बजाय मैं ही तुम्हारे सेट के हर एक बंदे को इनलाइटन कर दूं। अगर तुम्हारी इस ग्रेट थंडर साउंड सेट को मैंने आशिकों का अड्डा नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल देना। और गाइस, इसे ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस। इस बंदी को अपनी खूबसूरती पर काफी ज्यादा भरोसा था। तभी मास्टर उलाय उससे कहने लगे कि टियानशिंग, तुम्हारे अंदर कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं, इसलिए तुम मेरे मॉन्क्स को चाहकर भी इनलाइटन नहीं कर सकते। उतने में ही एल्डर ब्लाइंड मास्टर उलाय से कहते हैं कि इस बंदी की बातों में मत आओ, ये बस तुम्हें उल्लू बनाएगी। अगर तुमने इसे प्यार से इनलाइटन करने की कोशिश की तो ये जरूर से तुम्हारा दिमाग भी खराब कर देगी, इसलिए मेरी मानो तो इसे जबरदस्ती सबड्यू करके इस काम को फिनिश कर दो। तो मास्टर उलाय उन्हें बताने लगे कि हमारे 1000 वेनरेबल पगोडा के अंदर हमारे सिख के कई सारे एंसेस्टर्स के फॉर्म हैं। तो मास्टर ली टियानशिंग को सबड्यू करने में वो सारे फॉर्म्स मेरी मदद करेंगे। मैं उसी टावर के अंदर ले जाकर टियानशिंग को सबड्यू करना चाहता हूँ। साथ ही जरूरत पड़ने पर मेरे फैक्शन के मॉन्क्स भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टियानशिंग पर इसका कोई असर नहीं होता। उसे तो मास्टर उलाय की बातें सुनकर ही मजा आ रहा था। और अब मास्टर उलाय ने अपने 1000 वेनरेबल पगोडा की पावर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही उन्होंने होली मेडन सीयू को टावर में एंटर करने का हुक्म दिया था। वो उसे बता रहे थे कि इसी टावर के अंदर तुम्हारे प्यूरिफिकेशन को कंप्लीट किया जाएगा। जो सुनते साथ ही होली मेडन सीयू भी बड़े ही मजे के साथ टावर के अंदर पहुँच गयी। उसे तो यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानती है कि मास्टर उलाय उसके सामने फेल हो जाएगा। और अब उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज होने लगी। लेकिन उसी वक्त 1000 वेनरेबल पगोडा भी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर हमें न जाने कितने सारे गोल्डन मॉन्क्स दिखाए गए। दरअसल इसी 1000 साउंड सेट के एंसेस्टर के स्टैचूज थे। हम देख पाते हैं कि उन सभी स्टैचूज के आसपास प्यूरिफाइंग स्पेल्स फ्लोट हो रहे। टियानशिंग कह रहा था कि अरे वाह, ये नजारा तो वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ग्रेट थंडर साउंड सेट मेरी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता। उसने तो अपनी हर एक गोल्डन बॉडी और सीक्रेट ट्रेजर को यहाँ पर लाया ताकि मेरा प्रॉपरली स्वागत किया जाए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो एक पियरलेस ब्यूटी हूँ। इतनी रिस्पेक्ट तो मैं डिजर्व करती ही थी। और उतने में वो सारे प्यूरिफिकेशन स्पेल सीयू को जकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर सीयू ने तो बड़े ही कूल अंदाज में उन सभी स्पेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो मास्टर उलाय से कह रही थी कि तुम्हारी ये पावर मुझे होल्ड नहीं कर सकती। और फिर वो गुस्से में कहने लगी कि अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगा था कि यहाँ पर लाने के बाद तुम मुझे सबड्यू करोगे तो फिर तुमने हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर का अपमान किया है। मुझे इस बेकार से टावर में नहीं रुकना, मैं तो यहाँ से निकल पड़ी और कोई भी इस लेडी को होल्ड नहीं कर सकता। मगर उतने में मास्टर उलाय ने अपने गोल्डन पाम का इस्तेमाल करते हुए टियानशिंग को वहीं पर सप्रेस कर दिया। साथ ही वो किन्मो को बता रहे थे कि इसे सबड्यू करने में वक्त लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम हमारे ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि यहाँ पर रुकने के बाद सेक्ट मास्टर किन्मो के दिल में जो नफरत है वो अपने आप शांत हो जाएगी और फिर वो कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में खून खराबा बंद कर देंगे। यानी कि मास्टर उलाय को ये लगता था कि किन्मो ही इस दुनिया की अशांति का कारण है। उसी ने इस दुनिया में खून की नदियां बहाई। अब किन्मो भी उनके मुंह लगना नहीं चाहता था, इसलिए वो सेक्ट को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। किन्मो जब वहाँ से गुजर रहा था तभी एक बंदे की उस पर नजर पड़ी और उसे तुरंत ही याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले किन्मो का मुकाबला किया था। तो तुरंत ही किन्मो को आवाज देते हुए कहने लगा कि ओए चरवाही, तू यहाँ पर कैसे आ गया। किन्मो भी उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अरे उस दिन टेम्पल में हम दोनों ने बैटल की थी, तुम्हारा नाम तो मिंगजिन है। मेरे दोस्त, तुमसे मिलकर तो कई साल बीत गए, पता नहीं इन कुछ सालों में तुमने अपनी स्किल्स को किस हद तक इम्प्रूव किया। अगर मेरे बारे में बताओ तो मैंने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। जिस पर मिंगजिन कहने लगा कि उस वक्त तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा मुझे हरा पाओगे। उस वक्त तुमने मेरे थ्रोट पर अटैक किया था और मैं मुकाबला हार गया। तो उस हार के बाद मैंने अपनी कमजोरी पर काफी अच्छे से फोकस किया। मैंने लाए महायाना स्क्रिप्चर को रिवाइज किया है और उसी की मदद से अपने हर एक वीकनेस को करेक्ट कर लिया। जिस पर किन्मो कहने लगा कि हो सकता है कि उस मिस्टेक को करेक्ट करने के चक्कर में तुमने और भी कई सारे वीकनेसेस पनप लिए होंगे। एक बंदा कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस पर मिंगजिन कहता है कि क्यों ना फिर एक बैटल हो जाए। वेल, यहाँ पर मिंगजिन के मास्टर नहीं चाहते थे कि मिंगजिन
मिंगजिन किन्मो का मुकाबला करे, लेकिन एल्डर माँ के साथ होने की वजह से उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। और अब अगली सीन में हमें बस अटैक्स की आवाजें आने लगती है। कौन किस पर हमला कर रहा था ये तो दिखाया नहीं गया। और फिर काफी देर तक धूम धड़ाका होने के बाद हम मिंगजिन को फ्लोर पर देख पाते हैं। किन्मो ने एक बार फिर से उसे हरा दिया था। वो किन्मो का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुमने एकदम सही पहचाना, लाई महायाना स्क्रिप्चर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते और ना ही उस स्क्रिप्चर को केयरलेसली अल्टर कर सकते। तो किन्मो से बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता। दरअसल तुम्हारे पास इंसाइट और एक्सपीरियंस की कमी है और इसी वजह से तुम अपनी टेक्निक को रिफाइन नहीं कर पाते। तुम्हें ढेर सारे अपोनेंट्स को फेस करना होगा, तभी जाकर तुम ग्रेजुअली ग्रोथ करोगे। जब भी हमें खुद को बिल्डअप करना हो तब हमें कंपटीशन की जरूरत पड़ती। बंद दरवाजों के पीछे अकेले ही प्रैक्टिस करके तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। अब मिंगजिन ने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो किन्मो से बताता है कि मेरे दोस्त, बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो उसे एक्सप्लोर भी करो और साथ ही अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करो। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं, बस तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये सब सुनकर ही मिंगजिन काफी ज्यादा सोच में पड़ गया। दरअसल वो अपने माउंटेन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो किन्मो उसके सीने को टच करते हुए उसे बताने लगा कि मास्टर रोलाई तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम जहाँ भी जाओगे उन्हें अपने साथ कैरी करोगे। हमेशा स्क्रिप्चर जो बोलता है उसे ही फॉलो मत करो। हमने कभी भी अपने फेथ, अपने बिलीफ को एक पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। अगर तुम इसी सेक्ट में रहे तो कभी भी एक सच्चा चांद वेनरेबल नहीं बन सकते। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।